से चिल्लाने से नहीं, कुछ नहीं होता। कागजी तौर पर आप बात कीजिए, कागजी तौर पर आप मीडिया का जो फ्रीडम है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं इंडिया का जो रैंक है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पहलू हैं जिन पर नजर डालने की जरूरत है। प्रधानमंत्री साथी से पूछना चाहूंगा, क्या वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं? आखिर में आपने फ्रीडम ही बोला ना। पानी पी के कहीं ना कहीं कोसते हुए नजर आते थे। आज वही अखिलेश यादव गठबंधन में चले जाते हैं, तो किस तरीके से आप इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, कोर्ट से तय भी हो गया उनके ऊपर आरोप जो है, उसके बावजूद उनके बेटे को टिकट दिया जाता है। तो सोचिए राजनीति जो है कितने निचले स्तर तक। लेकिन अभी नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है। आज इसका एग्जिट पोल हमने निकाला है। अब इसमें पता चलेगा कि किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन या फिर मायावती किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खेला करने वाले हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो एग्जिट पोल हमने निकाला है, ग्राउंड लेवल पर हमने जाकर रिपोर्टिंग की है। खास तौर पर वहां पर लोगों के बीच में जाकर हमने जिस तरीके से इंक्वायरी की है, किसका पक्ष भारी है और कौन इस बार सत्ता से बाहर जाने वाला है, ये तमाम मुद्दे बनते हैं। और आज इन्हीं मुद्दों को हम उठाएंगे, जिसके लिए हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं। तनुज, जो आप देखेंगे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन पर भी पकड़ बनाए हैं, लेकिन अगर इनको देखा जाए तो एनडीए गठबंधन का ये पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और वहीं हमारे साथ सिराज मौजूद है, सिराज इंडिया गठबंधन का पक्ष रखेंगे। अब ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरा घमासान देखने को मिल रहा है, किस तरीके से सीटों पर किसकी नजर बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे पर कितना खरा उतरेगी, या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मेहनत करते हुए नजर आई है सभी सीटों पर और चुन चुनकर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, इस बार किस तरीके से उनका क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, इन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल मेरा तनुज से रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार के दावे को उठाते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि 400 पार का जो दावा कर रही है उसमें कितना वो खरी उतर पाएगी? देखिए, 400 पार का दावा हम सिर्फ बातों में और ख्याली पुलाव में नहीं करते नजर आ रहे हैं। 400 पार का दावा हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने का हमने इस बार दावा करा है और इस बार हम 80 की 80 सीटें जीतते हुए नजर आएंगे। आपको माही देख लीजिएगा आप। और जिस तरह से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस बार कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे आपके लिए। लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम जब ग्राउंड लेवल पर गई, जब जिस तरीके से सर्वे हुआ, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे सपा पार्टी 40 सीट कहीं ना कहीं यूपी में उस पर कब्जा करते हुए नजर आ रही है, वहीं बीजेपी 35 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। तो सिराज, आपका क्या कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कुनबा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है यूपी में? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों की अगर राजनीति पे हम नजर डालें तो तमाम वो महिला पहलवानों का जिक्र करें तो महिला पहलवानों ने जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया, उसके बाद से जो कह सकते हैं जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया और मणिपुर का जो मुद्दा है, तमाम जो पहलू हैं, जो फैक्टर्स है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाते हुए नजर आए। और जाहिर सी बात है इसका चुनाव पर प्रभाव देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो पहलू हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, तो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश जो है कृषि प्रधान राज्य है और वहां पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन। सिराज, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को मुद्दों को दबा रही है, महंगाई के मुद्दों को दबा रही है और फिर बेरोजगारी के मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है? जी देखिए, अगर हम जाहिर सी बात है अगर हम पहले के तमाम जो बीजेपी के मुद्दे हैं उस पर नजर डालें तो इसमें कहीं ना कहीं किसानों ने जिस तरीके से काम की बात करिए, जब आपकी सरकार उस समय आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने कितने काम वहां पर कराए? आपके पास काम है नहीं, आपने सिर्फ हिंसा भड़काने का काम करा उत्तर प्रदेश में। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज आया है, हमने क्राइम खत्म करने का काम करा। आपकी सरकार में कितना ज्यादा क्राइम होता था, समाजवादी पार्टी में कितना क्राइम होता था, और आप इन एग्जिट पोल की बात करें कि समाजवादी लेकिन ये देखिए सिराज, बात तो ये सही कह रहे हैं कि योगी सरकार
ने कहीं ना कहीं क्राइम को खत्म किया है, आतंकवाद को कहीं ना कहीं एक नकेल कसी है। जिस तरीके से बाहुबलियों का कब्जा था, अतीक अहमद की बात कर लीजिए, मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं उन्होंने खात्मा करने का, मिट्टी में मिलाने का काम किया। आपका क्या कहना है? तो आपको क्या लगता है कि जो भी चीजें हुई कैमरे के सामने, अतीक अहमद की मौत की बात करें या फिर मुख्तार अंसारी की जो परिवार ने आरोप लगाया, आपके हिसाब से क्या है इसमें सरकार का हाथ है? जाहिर सी बात है सरकार ने इन सारी बातों को जो है नकार दिया और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है ये सांसदीय का चुनाव है और जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चुनाव है। और राज्य सरकार की जहां तक बात रही है देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं कि हमने ये मुद्दा नहीं उठाया कि योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी को मरवाया, अतीक अहमद को मरवाया। मुद्दा आप ही लोग उठा रहे हैं कि उनको जहर देके मारा गया या फिर उनको जेल में खत्म करवाया गया। ये मुद्दा विपक्ष ही उठा रहा है, तो हम आपकी ही बात कर रहे हैं। तो आप हमारे ऊपर ब्लेम ना लगाइए या फिर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आप घेर रहे हैं, ये आप ही के बोल है और हम आपको बता रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें हुई, जाहिर सी बात है हमारे सहयोगी जो दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से क्राइम जो है खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी इनको गौर करना होगा कि उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में सबसे नंबर 1 है, चाहे महिला सुरक्षा की बात लगे। आप दिखाइए डेटा, मैं डेटा लेकर बैठा हूं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी सरकार में देखिए किस तरह से चिल्लाने से नहीं, कुछ नहीं होता। कागजी तौर पर आप बात कीजिए, कागजी तौर पर आप कागजी तौर पर। सिराज, आपको क्या लगता है कि आपके पास कोई डेटा है? तनुज जिस तरीके से डेटा की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष लगातार बिना डेटा, बिना मुद्दों के अपने सवाल उठाता है और अपने ही मुद्दों में फंस जाता है, तो बात तो आप ही के ऊपर आके खत्म हो जाती है। डेटा तो साफ है, डेटा आप देखिए, हंगर इंडेक्स में जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें हम जो कह सकते हैं कि मीडिया का जो फ्रीडम है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं इंडिया का जो रैंक है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पहलू हैं जिन पर नजर डालने की जरूरत है। प्रधानमंत्री साथी से पूछना चाहूंगा, क्या वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं? आखिर में आपने फ्रीडम ही बोला ना जी। अगर आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो शायद आप इस तरह से बैठकर बात न कर रहे होते। जी देखिए, बात करना तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम ये हमारे देश की खूबसूरती है, देखिए ये तमाम जो पहलू, देखिए बात आपके फ्रीडम की नहीं है, बात आपकी मुद्दों की नहीं है। बात है कि ये जो एग्जिट पोल हमने निकाला है, कहीं ना कहीं इसमें अब एनडीए गठबंधन पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों झुठलाते हैं आप एग्जिट पोल पे? हमारी जनता, हमारे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड पे जाकर वहां पर बात करते हुए नजर आए। जनता ने जिस तरीके से मुद्दा उठाया, एग्जिट पोल झूठा साबित होगा। 4 जून को जब मतगणना शुरू होगी, आपका ये एग्जिट पोल झूठा साबित होगा। देखिए, मैं जाहिर सी बात है जिस तरीके से बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है झूठा साबित होगा, ये अंत में जनता ही फैसला करेगी। इसमें चीखने और चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं है। और जिस तरीके से बीते दिनों की अगर राजनीति पे हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी पर तमाम वो पहलुओं पर अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठे हैं, चाहे कृषि को लेकर, गन्ना किसानों को लेकर के, या जिस तरीके से राजपूत जो समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, जो ठाकुर समुदाय है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ये तमाम हमारे पास ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम सब हमें वोट करते ये तमाम जो लोग जो समाजवादी पार्टी ये बात रखती नजर आती है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं है, हम ये वाली बात भी रखते नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी हमारे साथ है और एक बार फिर से हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और इस बार मैं अपने सहयोगी को बताना चाहूंगा कि इंतजार कीजिए, इंतजार जो है वो 4 तारीख का। सुनिए, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री घूमने जाएंगे, टूर मनाने जाएंगे, यही जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी रही है कि वो कहीं ना कहीं फैक्ट के आधार पर बातें ना करके सिर्फ चीखने और चिल्लाने से और तमाम तरह के दावे करते हैं। आप सोचिए कि जिस तरीके से आप देखिए, जनता पे नकारने की अगर बात कर ली जाए, अगर सपा पार्टी की बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं 2019 का अगर डाटा हम देखेंगे तो सपा पार्टी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव 5 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं। और आप बात कर रही हैं 40 सीटें दिलवाने की? नहीं, वो 5 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं। मायावती 10 सीटों पर वो जीत हासिल कर लेती है। लेकिन इस बार का जो समीकरण है, कहीं ना कहीं मायावती खेल बिगाड़ते हुए नजर आई और लगातार एनडीए गठबंधन के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं मायावती को अपने खेमे में लेकर चलते हुए काम कर रही है। तो इस पे सिराज, आपका क्या कुछ कहना है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी मायावती को एज अ वेपन यूज कर रही है? जी देखिए, मायावती के जो हाल फिलहाल के जो राजनीति रही है और कहीं ना कहीं कुछ फैसले रहे हैं जिसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। एक तो जिस तरीके से सारे विपक्ष की पार्टियां एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ देखिए कि मायावती जो कि दलितों की एक खास वोट बैंक में जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ रखती है, वो इंडिया गठबंधन से निमंत्रण मिलने के बावजूद भी वो शामिल नहीं होती हैं।
और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगा वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता नजर आ रहा है। विरोधी मेरे विरोधी ये कहते नजर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप यही कह रहे हैं ना, अगर कोई इंडिया गठबंधन को समर्थन नहीं करेगा तो वो बीजेपी को समर्थन दे रहा है। मैं देखिए जिस तरीके से मैं साफ तौर पर अपनी बातों को रखना चाहूंगा पहले कि मायावती ने जिस तरीके से फैसले लिए, आप देखिए कि आकाश आनंद ने भाषण दिया और तमाम तरह की बातें जो कही उन्होंने कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट मतलब आप समर्थन कर रहे हैं, आप उस बयान का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब समर्थन नहीं, लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद ने वो बयान दिया उसके बाद से मायावती के जो फैसले हैं उनको कहीं ना कहीं उनके अध्यक्ष पद से हटा देना, कोऑर्डिनेटर पद से हटा देना, ये कहीं ना कहीं मायावती जी तक तब जाइएगा, पहले आप समाजवादी पार्टी में देखिए क्या स्थिति है। अगर आदित्य यादव को टिकट ना होता, अगर आदित्य यादव को टिकट ना होता बदायूं से, तो शिवपाल यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी बनाते नजर आते। और ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव जी के मंच से माइक उनके हाथ से छीन लिया था। ये वही अखिलेश यादव की पार्टी है। आप अगर राजनीति पर डालें तो मुझे लगता है कि जो साल 2019 का लोकसभा चुनाव था वो साल 2024 से बेहद अलग है और जाहिर सी बात है पूरे देश के मंच पर। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ बन जाता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी के कहीं ना कहीं कोसते हुए नजर आते थे, आज वही अखिलेश यादव गठबंधन में चले जाते हैं, तो किस तरीके से आप इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो शासन और प्रशासन रहा है इसको लेकर के तमाम तरह के जो सवाल है उठते रहे, चाहे किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, रोजगारी, महंगाई और चाहे हम बात करें तमाम तरह के वो मुद्दे की जो जनता से सीधे तौर पर जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एकजुटता एक मंच पर आया और इंडिया गठबंधन जो है बना। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ। तो कहीं ना कहीं जो चीजें पहले कह सकते हैं कि जब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के वक्त पे हुआ करती थी उससे कई ज्यादा जो तानाशाही है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है और जाहिर सी बात है विपक्ष इस मुद्दे को उठाता हुआ नजर। तो तानाशाही के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर से उन्होंने तानाशाही की बात छेड़ दी। तानाशाही क्या होता है? तानाशाही जाकर आप कोरिया में देखिए, तानाशाही आप चीन में जाकर देखिए। अगर तानाशाही होती ना बबुआ तो आप ऐसे बैठकर बातें करते नजर नहीं आ रहे होते प्रधानमंत्री के बारे में। मुझे लगता है मेरे जो सहयोगी हैं, मुझे देखिए मेरे सहयोगी की एक आखिरी ख्वाहिश यही है कि शायद इनको बात कर लेना ही इस चीज को फ्रीडम समझते हैं। समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से कौन सा अत्याचार हो रहा है, किस पर अत्याचार हो रहा है, क्राइम खत्म हो गया तो अत्याचार शुरू हो गया। आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए, आपकी पार्टी को मौका नहीं मिल रहा है इसलिए आपको अत्याचार। लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी ने कार्रवाई की, उसके बाद से जब चुनाव हो जाते हैं फिर उसके बाद से देखिए सिर्फ एक मुद्दा बना रखा है ईडी और सीबीआई। मेरे से बोला अगर ईडी सीबीआई पर सवाल उठाएंगे तो हमारे देश के संविधान पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए बातों को घुमाना, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के पास जब पैसे बरामद होते हैं, हजारों करोड़ रुपए की बातें होती हैं, तो जो कहने की बातें होती है ईडी नहीं, आपने बोला आपकी पार्टी सब पे कार्रवाई करती है, तो अशोक चव्हाण कहाँ चले जाते हैं, अजीत पवार कहाँ चले जाते हैं? आप अगर सवाल उठाते हैं तो आप अजीत पवार पे क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? आप अशोक चव्हाण पे क्यों नहीं सवाल? हमारी पार्टी ने सब पर एक्शन लिया है और हमारी पार्टी ने सबको धोने का काम किया है। जो इनकी पार्टी में, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दे, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दे। समाजवादी पार्टी को देखिए जनता नकार चुकी है, इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, ये बातों को घुमाते हैं, ये बातों को सिर्फ घुमाते हैं। हम अपने काम के बलबूते उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2027 में भी सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें। अगर भारतीय जनता पार्टी के काम इतने दमदार होते तो शायद आज प्रधानमंत्री कामों के दम पर वोट मांग रहे होते। आज कहीं ना कहीं ये तमाम तरह के पहलुओं पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचिए हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो है बीते दिनों जिस तरीके से एक दिन पहले ही कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाया जाता है, कार्रवाई की बात कही जाती है और रातों रात सत्ता पलट जाती है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये। और तमाम तरह के जो नेता हैं, चाहे अजीत पवार की बात करें, पहले कहते हैं कि अजीत पवार चक्की पिसिंग, लेकिन अगले ही दिन जो है वो कहीं ना कहीं अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देते। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जो जाके सब धुल जाते हैं? जो बिगड़ेगा उसे धोने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये बात हम आज भी कह रहे हैं।
अगर जो बिगड़ेगा उसे धोने का काम हम करेंगे। हमारी सरकार में ना तो काले धन की कोई वो आपको देखता मिलेगा। जिस तरह से अब सोचिए माही जी, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से, अब सोचिए माही जी, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, कोर्ट से तय भी हो गया उनके ऊपर आरोप जो है, उसके बावजूद उनके बेटे को टिकट दिया जाता है। तो सोचिए राजनीति जो है कितने निचले स्तर तक। लेकिन सुनिए आप बात कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को कहीं ना कहीं टिकट दे दिया जाता है और उनके बेटे काफिले से 4 लोगों का एक्सीडेंट कर देते हैं। माही जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप इस बात को समझ सकती हैं कि पुलिस की कार्रवाई चल रही है और हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। पुलिस अपनी कार्रवाई करती नजर आ रही है और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। मुझे लगता है देखिए आप ये बोल रहे हैं कि उनको अभी आरोप क्या हुए माही जी? आरोप, अच्छा 4 बच्चों को सोचिए